अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ अब आकाश और वेदांत ही अकेले बचे थे। वहीं सीढ़ियों से वह शख्स धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके हाथ से मोमबत्ती छूट जाती है। मोमबत्ती को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता। इसके साथ उसके मुंह से आहें निकल जाती। बाकी सब तो डर कर भाग जाते, लेकिन आकाश ये सब देखकर हैरान हो जाता है और भागकर उस शख्स के पास चला जाता। आकाश जैसे ही उस शख्स को उठाने की कोशिश करता, उसके हाथ में उसके नकली बाल आ जाते और उनके पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने दरवाजा खोला था, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो गया। आकाश उस आदमी के ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता और पूछता, कौन हो तुम और तुम हमको ऐसे डरा क्यों रहे? तभी उनको पीछे से आवाज आती, जिससे तुमने अंदर आने के लिए पूछा था, वह मैं था। आकाश और वेदांत जैसे ही पीछे मुड़कर देखते, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वहां मौजूद उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा आदमी बोलता है, श्यामलाल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको बताना भूल गया था भैया। यहाँ चल क्या रहा है कोई हमें बताएगा? आकाश कहता है, श्यामलाल आओ हमारे साथ वेदांत पर कहाँ चुपचाप चलो। वह आकाश और वेदांत को उसी कमरे में ले जाते जिसका दरवाजा अपने आप बंद हुआ था। वह जैसे ही कमरे के अंदर जाते, वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते। वहां लगभग 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता। तभी पीछे से श्यामलाल बोलता, यही सोच रहे हो ना तुम, यह बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा? मैं बताता हूँ। श्यामलाल गंभीर होकर बोलता है, तो फिर सुनो, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है। इसका नाम मयंक है। शंभू उसको टोकते हुए, ठहरो श्यामलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? किसी अनजान पर ऐसे भरोसा कर रहे हो? श्यामलाल कहता है, बस कीजिए भैया, कब तक हम इस तरह डर और डरा कर जिएंगे? हमको किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। वह आकाश और वेदांत से आगे बोलता है, 5 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी काफी रौनक हुआ करती थी। इस हवेली का हर एक सदस्य हीरा था। यहाँ न कोई नौकर था और न ही कोई मालिक, सब एक परिवार थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हंसते खेलते इस परिवार एक नई मौत। यहाँ के लोगों को सुबह से ही डर लगने लगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आया जब इस बच्चे के माँ बाप और दादी मौत का शिकार हो गए। धीरे धीरे ये वीरान होने लगे हुए बाकी लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। बच्चे थे तो हम 4 लोग। वेदांत कहता है, आप तो बस 3 ही हैं, फिर 4 कौन? श्यामलाल कहता है, इस हवेली के शान हमारे मालिक इस बच्चे के दादा रघुवंश सिंह, जो इस हवेली की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अपने परिवार को इस तरह मरता देख उन्हें मानो सदमा लग गया हो। लेकिन उसके बावजूद वह अपने पौधे का बहुत ध्यान रखते। वह उसको काफी प्यार करते थे और कहीं न कहीं वह समझ चुके थे कि शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले। एक दिन की बात है भैया, जब उनके कमरे में जाते तो वह देखते कि सुबह के 10 बज चुके थे और मालिक अभी तक सो ही रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया घबराकर मुझे बुलाते। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया तो हमने देखा मालिक बेसुध होकर उस बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने और भैया ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। हमने डॉक्टर को बुलाकर जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। ये खबर सुनते ही भैया को सदमा सा लग गया था और वह वहीं खड़े खड़े जमीन पर गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो सकता। हंसता खेलता यह परिवार हमारी आंखों के सामने ही उजड़ गया। मेरी नजर मालिक के हाथ में मौजूद एक कागज पर जाती है। मैंने उनके से वो कागज निकाला और उसको पढ़ने लगा। श्यामलाल, मुझे पता है इस चिट्ठी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगने वाली है, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनते ही शंभू तो खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। इसलिए तुम अब इसमें जो भी लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अपनी इस हवेली को अपने पोते माइक के नाम उस दिन ही कर चुका था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। लेकिन जब तक मैं जिंदा था वह हवेली मेरी ही थी। मेरे मरने के बाद ये हवेली माइक की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात के बारे में किसी को कान उठाइए, क्योंकि मेरे भाई वीरेंद्र के बहू की नजर इस हवेली पर है। तुम्हें जल्द से जल्द माइक को कहीं सुरक्षित जगह छिपाना होगा। उसी के साथ तुम्हें हवेली में कुछ ऐसा करना होगा कि सबको विश्वास हो जाए कि इस हवेली में जितने भी लोग थे वह मर चुके, यहाँ तक कि मैं। उसके साथ ही इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए इस हवेली में भी तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे बाहर का कोई भी इंसान इस हवेली में घुसने से पहले 100 बार सोचे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ये सब कैसे करोगे, लेकिन आज से मैं तुम्हारे हवाले है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इस काबिल बनाना है कि इस हवेली के ना रहते हुए खुद पे पैरों पर खड़ा हो सके। ये
वह किसी हवेली का मोहताज ना रहे। लेकिन यह सब तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बहुत भरोसा करके मैंने तुम्हें ये सब बताया है। अपने इस मालिक के भरोसे को कभी टूटने मत देना। आज से तुम दोनों ही मायके के सब कुछ हो। तुम्हारा मालिक रघुवंश सिंह। ये सब बताते हुए श्यामलाल और शंभू की आंखों में आंसू आ जाते और वह रोने लगते हैं। वहीं एक और वेदांत के मन में अभी भी कई सवाल चल रहे थे और वह श्यामलाल से पूछता है, लेकिन काका इस हवेली का नाम मोतिया हवेली क्यों है? श्यामलाल हंसते हुए कहते हैं, इस हवेली का नाम हमने ही हवेली रखा था ताकि इस हवेली के अंदर आने से पहले ही लोगों को शक हो जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस हवेली को भूतिया हवेली बनाने में। यह सब हम वीरेंद्र के बेटे और बहू को डराने के लिए करते। अब तक तो उनको इस बात का विश्वास हो चुका होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। आकाश कहता है, लेकिन काका आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? श्यामलाल कहता है, इस हवेली में एक सुरंग है जो हवेली से सीधे शहर वाली सड़क पर ले जाती है। वेदांत कहता है, वह सुरंग है कहाँ? शंभू कहता है, बस इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों को भी बाहर जाकर ये सब बात किसी को बताने की जरूरत नहीं। श्यामलाल कहता, बिल्कुल सही कहा भैया ने, तुम्हें सब कुछ पता चल चुका था इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस बात यही भूल कर जाना होगा। बाहर बस में बैठे लोगों को तुम्हें यही बताना होगा कि अंदर भूत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शंभू कहता है, पता नहीं कि हमने तुम्हें यह सब बताया, लेकिन जितना तुम्हें समझ पा रहे हो यह सब किसी को नहीं बताओगे। आकाश कहता है, बिल्कुल ठीक समझा आपने काका, ये हमारा वादा है कि आपने जो कुछ बताया वह इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वह सब बात कर ही रहे होते हैं कि वेदांत आकाश से बोलता है, लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। बस में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। आकाश कहता है, ठीक है काका, हम अब चलते हैं। आप अपना और बैंक का ध्यान रखना और मेरा ये वेदांत का नंबर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। श्यामलाल कहता है, ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते, हमें माफ़ करना। वेदांत कहता है, कोई बात नहीं काका, हम समझ सकते हैं। वह इतना बोलकर हवेली के बाहर आ जाते हैं। वेदांत भी अब उस फुहारे का राज समझ चुका था। वह बाहर आकर बस में सो रहे लोगों को जगाकर उन्हें बस से नीचे उतार देते हैं और बस की सभी टायर बदलकर सुबह होते ही उस हवेली के राज को राजी बनाकर वहां से चले जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। और इसी के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। यह कहानी काल्पनिक है।